मान्यवर, कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर, ये एक भ्रांति के तरह वामपंथी विचारधारा ने इसको प्रोपेगेंडा के माध्यम से फैला है, अपनी विचारधारा को टिकाने के लिए फैला है कि अन्याय से बचने के लिए हथियार हाथ में उठाए। मगर मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, राज्य शासन और संविधान की वैधता को किसी भी अन्याय के अवेज में चुनौती दी जा सकती है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता तो आपने। हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। हमने आज जिस व्यवस्था के निर्मूलन की मैं बात कर रहा हूं मान्यवर, वो लोकतंत्र की जड़ों पर वार कर रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। और मान्यवर, इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार के लंबा समय नहीं चलेगा। और कई देशों में हुआ है, कंबोडिया, पेरू, कोलंबिया, कई देशों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भयानक रक्तपात हुआ है। हमारे यहां भी 20,000 लोग मारे गए। मान्यवर, ये एक वैचारिक लड़ाई है। देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को, वैचारिक लड़ाई है, माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और रक्तपात, यही उनका उद्देश्य है जो अब सफल नहीं होगा। मानिए, और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है, मैं आज नाम देना नहीं चाहता वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है, फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर
त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ना सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और मान्यवर, इसका नतीजा ये आया कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त करा कर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी, 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है, इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते?